नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय: सांसद को विधायक बनाना, जनता से धोखा या सांसद से। दूसरा, पन्नू का मामला, यूएसए से दोस्ती क्या काम नहीं आएगी। तीसरा, बीजेपी अब राम भरोसे। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हर महीने मेंबरशिप के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार एक मुश्त भी आप हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात, सांसद को विधायक बनाना, जनता से धोखा या सांसद से। अभी हाल में जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, उसमें से मिजोरम छोड़ के, क्योंकि मिजोरम में तो एक ही सांसद आते हैं और वो एमएनएफ के हैं, बाकी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुल 21 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लाया। उस 21 में से 12 जीते और 9 हारे। उसमें से राजस्थान में से 7 सांसद इलेक्शन लड़े थे, जिसमें से 4 जीते 3 हारे। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी 7 सांसद इलेक्शन लड़े थे, जिसमें से 5 जीते 2 हारे। फिर छत्तीसगढ़ में 4 सांसद इलेक्शन लड़े थे, जिसमें से 3 जीता 1 हारे। तेलंगाना में 3 सांसद इलेक्शन लड़े थे और तीनों हारे। वैसे तेलंगाना में कुल 4 सांसद हैं भाजपा के। अब इन 21 जो सांसद थे उसमें से 4 केंद्रीय मंत्री थे, जिसमें से 2 जीते। ये मोटे तौर पे मैं आपको बताता चल रहा हूं कि कौन कहां क्या हुआ। जो छत्तीसगढ़ में 1 सांसद जी हारे हैं, वो भूपेश बघेल के अपने भतीजे विजय बघेल, जो उनके अगेंस्ट बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो अपने चाचा से इलेक्शन हार गए थे। इन 12 सांसदों में 10 सांसदों ने, मतलब 12 जीते हैं, उसमें से 10 ने कल इस्तीफा दे दिया। वो वैसे भी 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है, लेकिन उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। उसमें एक जिसने इस्तीफा नहीं दिया, उसमें से एक मंत्री रेणुका सिंह जी हैं और दूसरे बालक नाथ जी हैं। इन लोगों ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। तो अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बालक नाथ जी भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं और भगवा हैं, पहनते हैं, और रेणुका जी भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं। 2 केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा भी इसमें हुआ है, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल का। उसमें अच्छा, ये जो 10 लोग रिजाइन किए हैं, उसमें से 9 लोकसभा और 1 राज्यसभा है। अब हुआ क्या है कि लोकसभा में जो अभी 12 लोग जीते हैं, उसमें से 11 चूंकि लोकसभा से हैं, तो अब उनकी सीट से तो ये तय हो गया है कि अब नए लोग लड़ेंगे। मतलब जहां से वो सांसद थे पिछले 4.25 साल, वहां से अब नए कोई आदमी लड़ेगा। अब दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि जो 9 लोग, जो सांसद जी इलेक्शन हार गए हैं, उनका टिकट कट जाएगा या स्वतः वो कहेंगे हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब एमएलए नहीं जीत पाए तो वो सांसद ही खैर क्या जीतेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि बीजेपी में बाकी रूटीन टिकट भी कटेंगे। एक जो जनरली एक उनकी स्टाइल होती है, वो कभी कभी तो सबके ही टिकट काट देते हैं। अब एक इसमें बेसिक प्रश्न, बहुत बेसिक सा प्रश्न आ जा रहा है। जैसे तेलंगाना में 4 में 3 लोग हार गए, 4 सांसद कुल हैं, 3 हार गए। उसी तरह से अगर आप राजस्थान लीजिए तो वहां कुल 24 सांसद हैं, उसमें से 7 इलेक्शन लड़े, 4 हार गए। अब 24 में से अगर 7 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 1/3 से ज़्यादा आपके सांसद इलेक्शन लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 7 लोग लड़े, वहां कुल आपके 28 सांसद हैं। 28 में 7 मतलब 1/4 के करीब। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में आपके कुल 9 सांसद हैं, उसमें से 4 इलेक्शन लड़े। ये फिगर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये जरा देखने वाली बात है कि इन सांसदों को अगर आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं तो इन सांसदों से जवाब सवाल कैसे होगा कि आपने पिछले 5 वर्ष में उस क्षेत्र के लिए क्या किया, आपने क्या जिम्मेदारी निभाई, ये तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो सांसद रहे 4.25 साल। अब उसमें या तो हार गए या जो जीत गए वो एमएलए बन गए हैं, तो अब आप वो कहेंगे साहब एमएलए की बात करिए। अब दूसरा एक और चीज भी समझ में नहीं आती है कि
जब शुरू हुआ था इलेक्शन मध्य प्रदेश का तो बहुत टाइट इलेक्शन था, ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए पार पाना मुश्किल है, और शायद इस दबाव में आके बीजेपी ने अपने बेस्ट लीडर्स को भी वहां चुनाव में उतार दिया है। लेकिन अब एक चीज क्लियर है, जब आपकी इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आ गई है तो आप सांसदों से इस्तीफा नहीं दिलाते, उनको अपना सांसदी का काम करने देते। क्योंकि एक तरफ कभी कभी ये लगता है कि क्या जनता को मूर्ख बनाने की चाल है कि सांसद रहे, अच्छा बुरा जो किया अब उससे कोई जवाब दे ही नहीं, अब तो मैं एमएलए बन जाऊं। तो ये सांसदों के साथ धोखा है कि जनता के साथ धोखा है, ये अब आप निर्णय लीजिए। दूसरा, पन्नू का केस यूएस से दोस्ती क्या काम नहीं आएगी। एफबीआई के जो हेड हैं, जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर, वो क्रिस्टोफर जी 11-12 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। ये इनकी विजिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 में एफबीआई डायरेक्टर बने, उसके बाद पहली बार भारत आ रहे हैं और पिछले 12 वर्षों बाद कोई एफबीआई डायरेक्टर भी भारत आ रहा है, मतलब कि ये पहली यात्रा है। और अभी तक क्या है कि वो लीगल अटैचे लेवल पे और सब लेवल पे ये एफबीआई की बातें सब होती हैं, लेकिन पहली बार एफबीआई डायरेक्टर खुद आके इस सब बातों को करेगा। एफबीआई अपने यहाँ का सीबीआई और उनके यहाँ का एनआईए और सीबीआई मिक्स है उनका, ये मान के चलिए। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी की है, उसके इंडियन एक्सप्रेस ने एक सोर्स के हवाले से, एज पर द सोर्स, एक सूत्र के हवाले से बताया है कि जो ये आ रहे हैं एफबीआई के डायरेक्टर, ये एनआईए से बहुत सी बातें करेंगे, एनआईए चीफ दिनकर गुप्ता जी के साथ, उसमें पाक स्पॉन्सर्ड जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है उस पर बात करेंगे। लेकिन इन सब में एक जो सबसे प्रमुख और मेन बात रहेगी वो खालिस्तान की रहेगी, क्योंकि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड जो पन्नू है उसका केस भी इसमें डिस्कस जरूर होगा। अब ये जरा ये समझ लिया जाए कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो गुरुपंत सिंह पन्नू है, ये मामला क्या है। मामला ये है कि एक भारतीय मूल के एक सज्जन है निखिल गुप्ता जी। अब वो कहते हैं कि वो बिजनेसमैन हैं, कुछ असली नकली ओवर द बोर्ड अंडर द टेबल कुछ बिजनेस करते हैं। इन निखिल गुप्ता जी को एक भारतीय अधिकारी जिनका कोड नाम CC1 है, उनके कहने पे निखिल गुप्ता जी ने पन्नू जो यूएसए के अब निवासी हो गए हैं, उनकी हत्या की सुपारी दी। निखिल गुप्ता जी ने भारतीय अधिकारी CC1 साहब के कहने पे पन्नू की हत्या की सुपारी दी। ये जो निखिल गुप्ता को, ये CC1 साहब जो हैं, जो एक्स CRPF हैं, और उन्होंने मई 2023 में निखिल गुप्ता को रिक्रूट किया था इस काम को अंजाम देने के लिए। उनके ऊपर आरोप यह है, निखिल गुप्ता के ऊपर, कि उन्होंने इसी भारतीय अधिकारी CC1 के कहने पर यूएसए के क्रिमिनल को कांटेक्ट किया, जो वास्तव में ओरिजिनली एक अंडरकवर एजेंट था यूएस गवर्नमेंट का। पन्नू की हत्या के लिए, मतलब पन्नू की हत्या के लिए इस जिससे निखिल गुप्ता कांटेक्ट किए थे, उस व्यक्ति ने, जो मूल रूप से एक अंडरकवर एजेंट था, एक हत्यारे को इनसे कांटेक्ट कराया। और ये जो हत्यारा जिनसे कांटेक्ट कराया गया, ये भी अंडरकवर एजेंट यूएस गवर्नमेंट का था। उससे उस अंडरकवर एजेंट से तय हुआ कि 1 लाख रुपए में यह हत्या की जाएगी और उसका एडवांस के तौर पे $15,000, 1,000 रुपए नहीं, माफ कीजिएगा, 1 लाख $, से करीब 85 लाख इंडियन रुपए, और उसको $15,000 का एडवांस भी दे दिया गया। अब ये सब जब चल रहा था, मई में रिक्रूट किए गए, जून में सब चल रहा है, तो 18 जून को एक और खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या हो जाती है कनाडा में, अगर आपको याद हो। अब निखिल गुप्ता पर यह आरोप है कि जब निज्जर की हत्या होती है तो ये जो हत्या का ठेका इन्होंने दिया था जिस हत्यारे को, जो मूल रूप से अंडरकवर एजेंट था, उससे इन्होंने कहा कि अब तुरंत कार्रवाई करो, इसकी तुरंत हत्या करो। क्योंकि, और उन्होंने ये भी बताया निखिल गुप्ता ने, कि निज्जर की हत्या हम ही लोगों के इशारे पे हुई और ऐसे बहुत से लोग हमारे निशाने पे हैं। ये निखिल गुप्ता को अंततः 30 जून को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया, और चूंकि चेक गणराज्य
और यूएसए गवर्नमेंट में एक प्रत्यार्पण संधि है, तो उस संधि के तहत इनको बाद में यूएस लाया गया। अब इस बीच क्या हो रहा है, सितंबर में अगर आपको याद हो G20 का यहाँ बड़ा एक आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश इंडिया में, और अगर याद हो तो उस समय ट्रूडो साहब आए थे कनाडा के, उनका जहाज बिगड़ गया था और उसके बाद वो वापस कनाडा गए और उन्होंने फिर ये भारत सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया है कि निज्जर जिसकी हत्या हुई थी, आतंकवादी जो सिख आतंकवादी था कनाडा वाला, उसमें भारत का हाथ है। उससे बड़ा हल्ला मचा, हम लोगों ने बहुत हल्ला मचाया और बड़ी लानत मानत की। इस बीच अक्टूबर में यूएसए के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जैसे हमारे एनआईए उसे डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरल हांस साहब इंडिया आए। जब वो इंडिया आए तो अपने साथ सारे वो ठोस सबूत लाए थे, जिसके बिना पे वो ये कह रहे थे कि पन्नू की हत्या में भारत के एक अधिकारी इन्वॉल्व है, और वो सारे दस्तावेज और इस सारी जानकारी अक्टूबर में भारत सरकार को उन्होंने इंडिया में दे दी। और ये जो सबूत उन्होंने भारत सरकार को दिए, उन्हीं सबूतों के आधार पर निखिल गुप्ता के ऊपर न्यूयॉर्क कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। अब चूंकि पक्के सबूत थे, इसलिए भारत सरकार को भी उनके द्वारा दिए गए जो सबूत थे उनकी जांच करवानी पड़ी। और इस बीच क्या हुआ कि निखिल गुप्ता का प्रत्यार्पण करके चेक से, मतलब नवंबर महीने में चेक गणराज्य से उनको यूएस ले आया गया। एक बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है 30 नवंबर 2023 की, जिसमें वो साफ ही कह रहा है निखिल गुप्ता कि उसने एक भारतीय अधिकारी के कहने पे इस काम को अंजाम दिया था। अब इसमें क्या है कि यूएसए का तमाम रिपोर्ट है लगातार इस मुद्दे पर, एनएसए जो हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब हैं और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब हैं, उनसे लगातार इस पे वो बातचीत करता आ रहा है। हालांकि यूएसए ये मानता है कि पन्नू एक इंडियन बेस्ड एक ऐसे संगठन का मेंबर है जिसको इंडिया में उस आतंकवादी संगठन को या सेपरेटिस्ट संगठन को बैन कर दिया गया है खालिस्तान का। पर यह भी साथ में है कि उसने इंडियन गवर्नमेंट को वार्न किया है कि वो पन्नू के हत्या करने का जो प्रयास है उस साजिश में वो भी इन्वॉल्व है। मेन बात यह है कि बहुत डेलिकेट मामले हैं। इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो जयशंकर साहब बड़े बड़े बयान देने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, ट्रूडो को मालूम नहीं क्या अनाप शनाप कहने लगते हैं, उससे बात और बिगड़ती है। ये मामले मैटर ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमेसी हैं, एक दूसरे के देश की कूटनीति के मामले हैं, और इसमें बहुत जल्दी जल्दी प्रेस में और मैं वन अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है जयशंकर साहब को। मामले को एक अलग लेवल पे ले जाके मतलब सेटल करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में एक चीज़ जान लीजिए, जो एफबीआई का डायरेक्टर आ रहा है 17 में अपॉइंटेड था, वो इनके बाइडेन द्वारा अपॉइंटेड नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट निरंतर चलती रहती है। हमारी तरह ये नहीं कि दूसरी सरकार आ गई तो अब ये ईडी के इनके ऊपर नहीं मुकदमे चलेंगे, अब इनके ऊपर जाके जांच करो। तो वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उस पर हम लोगों को थोड़ा कंस्ट्रेन मतलब रिस्ट्रेन करना होगा, नॉट कंस्ट्रेन, रिस्ट्रेन करना होगा भारत सरकार को कि खट से, और खास करके जयशंकर साहब को खट से स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस और वक्तव्य देने लगते हैं। अब अंतिम बात, बीजेपी राम भरोसे। मैं ये जब कह रहा हूं कि बीजेपी राम भरोसे, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अब मंदिर के अलावा, राम के अलावा और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है जिस पे वो 2024 का इलेक्शन लड़े, और उसको ये लगता है कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल श्योर शॉट है अगर वो मंदिर और धर्म के मुद्दे पे ये इलेक्शन लड़ती है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी उस राम मंदिर के में जो विग्रह बिठाए जाएंगे, जो मूर्तियां स्थापित होंगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक बड़ा उद्घाटन समारोह हो रहा है। आज ही के पेपर में आया है कि उसमें 8000 लोग स्पेशल इन्वाइटी होंगे, और जिसमें जो नाम उसने कहा विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी। मुझे एक ही चीज़ उसकी अच्छी ये लगी कि कम से कम खिलाड़ी का नाम सबसे ऊपर है। खिलाड़ी विराट कोहली, फिर कलाकार अमिताभ बच्चन, और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे मुकेश अंबानी। ऑर्डर भी यही होना चाहिए।
इज्जत भी इस हिसाब से मिलनी चाहिए मेरे इस एक किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में। अब मंदिर भरोसे जब मैं इसको बोल रहा हूं तो बीजेपी को यह समझ में आ गया, क्योंकि अभी जो 3 स्टेट के इलेक्शन हुए उसमें जो जिस वजह से मूल रूप से वोट बीजेपी को मिले हैं वो हिंदू मुस्लिम करने से मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कन्हैया लाल की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 महीने में खूब कथाएं और भजन कीर्तन ये सब खूब कस के हुए हैं, उस भावनाओं को खूब तेज किया गया है। तो अब ऐसा लगता है चूंकि राजस्थान में भी लोगों ने न चिरंजीवी योजना की बात सोची, न सस्ते सिलेंडर की बात सोची, न गवर्नेंस की बात सोची, उसको समझ में कन्हैया लाल ही आया। तो अगर कन्हैया लाल ही उसको समझ में आ रहा है, उसको अगर मंदिर ही समझ में आ रहा है, तो ये सही बात है कि बीजेपी बिल्कुल राम भरोसे है, क्योंकि उसके ज़्यादा सांसद आएंगे कि कम आएंगे, लेकिन जो कुछ है वो इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी बहुत हेविली बैंक करेगी और केवल उसी की बात किया करेगी। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर चौराहे चौराहे पे भजन कीर्तन कथाएं ये सब होना शुरू हो जाए। दूसरी खबर ये आ रही है कि मोदी जी अपने सेल्फी पॉइंट लगवा रहे हैं कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जहाँ जाइए और फोटो खींचिए मोदी जी के साथ और इंस्पायर होइए। तो चलिए एक कुछ इस तरह की भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती रहेंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।